आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का इकाई 1 अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के एनसीईआरटी बुक के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ठीक है, उन सभी को अच्छे से इसमें देखेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे देखिए, 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। यह प्रश्न को समझिए, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता, ठीक है। जो ऑप्शन है इसमें भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो आपका भूगोल का वर्णन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चारों आप देख लीजिए, ठीक है, और जो आपको सही लगेगा आप लोग पहले से उसका अंदाज लगा के कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन। दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। और तीसरा ऑप्शन है द्वैधता पर आश्रित। और चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो यहां आपका जो उत्तर होगा वो ये चौथा ऑप्शन घ नंबर, ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। बाकी ऊपर का तीनों ऑप्शन जो है वो भूगोल का वर्णन करता है। यहां देखिए प्रौद्योगिकी के विकास में भूगोल का बहुत योगदान है, ठीक है, जबकि ये प्रासंगिक नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो भी विज्ञान है, ये भूगोल भी एक विज्ञान ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण। दूसरा ऑप्शन प्राचीन मानचित्र। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो यहाँ पे आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत जो नहीं है वो है घ नंबर ऑप्शन प्राचीन महाकाव्य, ठीक है। ये भौगोलिक सूचना नहीं देता है प्राचीन महाकाव्य से, ठीक है। जब महाकाव्य में आपके जैसे वेद पुराण ये सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महाकाव्य भौगोलिक सूचना को नहीं देते हैं, जबकि ऊपर का ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। यात्रियों का विवरण कहने का मतलब जैसे विदेशों से जो आए, जैसे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आए, ठीक है, उसी तरह से उनके बारे में पता चला, वहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में बाहर वो लेके गए जानकारी, ठीक है। या फिर प्राचीन मानचित्र से चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, जिस तरह से अभी चंद्रयान 3 भारत से जो गया चंद्रमा पे, ठीक है, तो उससे काफी कुछ हम लोग को जानकारी मिल रहा है। आगे देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता। दूसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी। तीसरा ऑप्शन लोगों के अनुभव। और चौथा ऑप्शन है मानवीय भाईचारा। तो यहां पे आपका आंसर होगा ख नंबर ऑप्शन प्रौद्योगिकी, ठीक है। यहां पे देखिए ये जो अन्योन्य क्रिया लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण तो आप समझते हैं हमारे चारों ओर, ठीक है, जो भी मौजूद है। तो पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अन्योन्य क्रिया में क्या होता है कि जब कोई 2 वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाकर एक दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है,
माने उसमें कोई भी परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है या कुछ भी अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अन्वयन क्रिया कहते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम या उपगमन भी इसको कहते हैं, ठीक है, उपागम ही ज्यादातर देखने को मिलता है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, तीसरा ऑप्शन स्थानिक संगठन और चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन। यहाँ पे देखिए भूगोल का उपागम या उपगमन का अर्थ है कि भूगोल एक समग्र और अंत संबंधित क्षेत्र का अध्ययन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जो विभिन्न स्तरों पर स्थानिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसका 2 प्रमुख उपागम है, एक पहला क्रमबद्ध और दूसरा है प्रादेशिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ख नंबर मात्रात्मक क्रांति, ठीक है, ये उपागम में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो उत्तर देखिए, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, रेडजल के अनुसार या फिर ये जो आप एनएल चर्चिल सैंपल के अनुसार, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो भी आपका चल सकता है, ठीक है। ये से मानव भूगोल जो है ये भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आपका उत्तर है, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उप क्षेत्र निम्नवत हैं। देखिए पहला व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, इसमें क्या है कि व्यवहार, निर्णय क्षमता एवं उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए 2 में है सामाजिक कल्याण का भूगोल। इसके अंतर्गत है कि देखिए पृथ्वी पर मानव के विभिन्न समुदाय एवं सामाजिक वर्ग जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनका अपना अपना जीवन यापन का विशेष तरीका होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, सभी के उद्योग धंधे, सामाजिक रीति रिवाज, क्रियाकलाप जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और इसी का अध्ययन ये सामाजिक भूगोल में किया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक क्षेत्रीय विशेष के हिसाब से भी होता है, कहने का मतलब है कि जहाँ का ठंडा जलवायु है तो वहाँ का पहनावा, ठीक है, वहाँ का खान पान अलग होगा, जहाँ गर्म जलवायु है वहाँ का भी पहनावा अलग होगा ठंडे जलवायु की तुलना में, ठीक है, क्योंकि वहाँ कपड़ा कम पहनेंगे गर्मी में और ठंडा में कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, है ना, खाना भी दोनों जगह का अंतर होगा। तो इस तरह से वहाँ का सांस्कृतिक ये में भी बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और अगला है 3 नंबर सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, तो ये इसी से संबंधित हो गया। चौथा है लिंग भूगोल, ठीक है, माने ये स्त्री पुरुष जनसंख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में जो है स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं कहीं एकदम पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है 5 नंबर ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का एक अच्छा उदाहरण आप हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ का जो
माने किस तरह का था, खुदाई से जो प्राप्त हुआ उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि वहाँ की किस तरह की नगरीय व्यवस्था थी, उस तरह से बीते हुए समय में वहाँ पर किस तरह का वातावरण था, ठीक है, और वहाँ का परिवेश किस तरह से बदला। जैसे कि हम लोग अक्सर बचपन से सुने हैं कि डायनासोर यहाँ पे होता था पहले, लेकिन आज के ज़माने में डायनासोर नहीं है। तो कुछ कारणवश डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गया, आज उनका कंकाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक भूगोल में। उसके बाद छठा में चिकित्सा भूगोल, ठीक है, चिकित्सा संबंधित, इसको आप लोग जानते हैं। और सातवां है सैन्य भूगोल, ठीक है। सैन्य भूगोल में आपका जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ठीक है। आठवां नंबर संसाधन भूगोल, इसको आप लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं संसाधन के बारे में, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में है कृषि भूगोल, ठीक है, कृषि से संबंधित सारी जानकारी आपको भूगोल में मिल जाती है। 10वां नंबर में है औद्योगिक भूगोल, ठीक है, उद्योग से संबंधित जानकारियां भी आपको यहाँ पे दी जाती है भूगोल में। विपणन भूगोल, देखिए यहाँ पे विपणन भूगोल के अंतर्गत मतलब किसी भी चीज को आपके पास जो भी है उसको किस तरीका से आप बेचेंगे, उसका प्रचार कैसे करेंगे कि लोग आपके पास आएंगे, इसके बारे में आप विपणन भूगोल में आप जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर में आप देखिए पर्यटन भूगोल, ठीक है। पर्यटन जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो मंदिर हो सकता है, कोई बगीचा हो सकता है, ठीक है, उस तरह का बहुत, कोई झरना वगैरह कुछ भी हो सकता है जो मन को भाता है, ठीक है, पर्यटन स्थल हो सकता है। उसके बाद 13 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल की आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। 14 में है जनसंख्या भूगोल, 15 में अधिवास भूगोल, ठीक है। अधिवास भूगोल में देखिए लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, कैसे जगह में किस किस तरह का घर बनाया जाता है, ठीक है, कहीं झोपड़ी तो कहीं बड़े बड़े मकान, ठीक है। तो वो हर जगह पे बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है, ये सब आप आदिवास भूगोल में जान सकते हैं, ठीक है। अगला 3 नंबर है मानव भूगोल, किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर, मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता प्रदान की जाती है, क्योंकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से स्वतः संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययनों को प्रमुखता से सम्मिलित करते हैं। जैसे कि मानव भूगोल की शाखाओं में जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस तरह का सब्जेक्ट आप पढ़। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है आपका, तो 150 शब्दों में आपको लगभग देना है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपका राइटिंग स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, मानव का प्राकृतिकरण, मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था, आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा तथा मानव समाज की आदिम अवस्था में सभी मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण रहा। मानव समाज की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था तथा प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता
था, ठीक है, दास यानी कि गुलाम के रूप में काम करता था, एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता था। साथ ही अपने सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदिम मानव पूर्णतया प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। जर्मन भूगोलवेताओं ने आदि मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। कुमारी सेम्पुल, ठीक है, जो भूगोलवेता हैं, ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ठीक है, उनका ये कथन है। पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति को वर्तमान में भारत सहित विश्व के अनेक भागों में निवासित माने रहने वाले जनजातीय आदिवासी समाजों में देखा जाता है, जो आज भी अपने सतत पोषण हेतु वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतया आश्रित मिलते हैं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ देखिए, प्रश्न को समझिए, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए बोला है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आपको ये समझना है कि मानव के प्राकृतिकरण, ठीक है, मानव किस तरह से प्राकृतिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं, ठीक है। जैसे कि शुरू से आप देखेंगे, यानी मानव का विकास जब से हुआ, माने जब से मानव की सृष्टि हुई, ठीक है, तो मौसम के अनुकूल अपने शरीर को मतलब उनका शरीर ऑटोमेटिक इस तरह से हो जाता था, क्योंकि उनके पास कपड़ा नहीं हुआ करता था, यानी कि ठंड में भी वो रह ले रहे हैं और गर्मी में भी वैसे ही रहते थे। लेकिन आज का समय कैसा है कि आज हम लोग मौसम को अपने अनुकूल बना लेते हैं, ना कि हमारा शरीर मौसम के अनुकूल हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब ठंड लगता है और आपके पास बदन में कपड़ा नहीं होगा तो धीरे धीरे आपको ठंड सहने का आदत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम ठंड को सहना नहीं चाहते हैं, सीधे मोटा मोटा स्वेटर और जैकेट लगा लेते हैं या फिर हीटर जला लेते हैं घर में, ठीक है, गर्मी के लिए। और गर्मी के दिन में ठीक उसी को पहले क्या था कि हम लोग गर्मी को बर्दाश्त कर लेते थे, पसीना बहता था, जैसा भी हो वो एक टेम्परेचर अपना बन जाता था। लेकिन आज का डेट में क्या है कि घर में हम लोग एसी लगा लेते हैं। गर्मी जितना भी हो, हम लोग को हमेशा लगता है जैसे कि हिमालय के पर्वत पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे, एकदम बर्फीले जगहों में अभी भी जी रहे हैं, ठीक है। मतलब ठंडा गर्मी का कोई एहसास नहीं होता है एसी में अगर यदि कोई बैठ जाए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसमें अभी जो चल रहा है, प्रकृति को अपने अनुकूल बना दिया जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ तक कि लोग कृत्रिम बारिश भी करवा दे रहे हैं। एक कहावत भी है, देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना को झेला, तरह तरह की वायरल फीवर या बहुत कुछ तरह की बीमारियां कुछ आती जाती रहती हैं। तो इसका कारण क्या है? बीमारी जो है कुदरत का बदला है, जो अपने नियम के विरुद्ध चलने से वो लेती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं और ना ही बदलने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, यानी कि पर्यावरण को बचाते हुए जो काम करते हैं उसको सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका मानव के प्रकृतिकरण का मतलब ही हो गया कि मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत तरह के धर्म होते हैं, लेकिन जो भी जियोग्राफर होते हैं, यानी कि भूगोल पढ़ने वाले होते हैं, भूगोल को जानने वाले होते हैं, वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, ठीक है, उसी की पूजा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ देखिए उत्तर, मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र के मुख्य रूप से 3 पहलू सम्मिलित हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण के तत्व, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, तीसरा वातावरण समायोजन का अध्ययन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला में जो है प्राकृतिक वातावरण के तत्व में, प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत 2 तत्वों का समावेश होता है। पहला देखिए जड़ तत्व। जड़ तत्वों में स्थलाकृतियां, जल राशियां, जलवायु, मिट्टी तथा खनिज संपदा सम्मिलित हैं। दूसरा है चेतन तत्व। चेतन तत्वों में प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाएं सम्मिलित हैं, जिनमें प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु एवं पशु पक्षी सम्मिलित हैं। उक्त जड़ चेतन तत्वों के अध्ययन के बिना मानव क्रियाकलापों को नहीं समझा जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण के इन तत्वों का मानवीय क्रियाकलापों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। आगे है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, 2 नंबर में। ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण का जन्म मानव तथा प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इसके निर्माण में जहां एक और प्राकृतिक तत्वों का हाथ रहता है, वहीं दूसरी ओर मानव की सामूहिक शक्ति का भी योगदान है। प्रोफेसर P.W. ब्रायन के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंध की अभिव्यक्ति होता है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों को 3 पक्षों में विभक्त किया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है 3 भागों में। यहाँ देखिए पहला जो भाग है वो है विन्यास रूप। इसमें मानव द्वारा निर्मित खेत, खान, मकान तथा व्यावसायिक स्थल आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है चल रूप। इसमें मानव द्वारा निर्मित यातायात के विभिन्न साधन सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा है क्रिया रूप। इसमें विभिन्न मानवीय व्यवसाय यथा यानी कि जैसे कि कृषि, आखेट यानी कि शिकार करना, पशुचारण, शिक्षा, सरकार, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, धर्म तथा विज्ञान आदि सांस्कृतिक तत्वों किया गया है। मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों तक का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तीसरा है देखिए वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में यह देखना भी सम्मिलित है कि मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नताएं किस प्रकार संसार में वितरित हैं तथा प्राकृतिक वातावरण इन विभिन्नताओं के वितरण को कहाँ तक प्रभावित करता है। साथ ही मानव ने स्वयं को प्राकृतिक वातावरण की इन विभिन्नताओं से किस प्रकार समायोजित किया है। अब थोड़ा इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ जो प्रश्न है, ठीक है, इसका मतलब है कि देखिए मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जब से जन्म ले रहा है तब और जब तक वो जीवित है उसका पर्यावरण के साथ एक संबंध बना हुआ रहता है। ठीक है,
वो विभिन्न रूपों में होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में और वातावरण के साथ समायोजन करके, ठीक है। इसके अलावा भी इसके जो विषय क्षेत्र हैं उसमें है आपका आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे भूगोल के विषय क्षेत्र हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। और आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे और भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 से लेके 12 क्लास तक का नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा भी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।